एक्सप्लेनेशन चल रहा था। नाइट्रो एससी फॉर्म बना, कीटोइनोल फॉर्म बना, ठीक है। ऐसे एक नाइट्रोसो ऑक्साइम भी बना दिया हमने, नाइट्रोसो ऑक्साइम करके। हाँ बोलो बेटा। हम्म। कैसे कैसे, मतलब ये कह रहे हो आप? हाँ तो ये इसके पड़ोसी है ना sp3। अगर आप इसको ऐसे लगा के बैठ गए बच्चे तो फिर विनाइलिक हाइड्रोजन से एच निकालने मुश्किल हो जाएंगे। इसका पड़ोसी ही जरूरी है ना, अल्फा अल्फा अल्फा, ये मेन फंक्शन ग्रुप है, इसका पड़ोसी अल्फा है। अब ये टोटोमेरिज्म शो करे नहीं, उसका पड़ोसी का ही अल्फा होना मस्ट है। बोलो जी, ये वाले पेज डन है सबके तो दिक्कत नहीं कोई। आगे बढ़ू इसमें हम इक्का दुक्का जाके जाके ना आपको एक टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म के अंदर ना, ये बड़ा बेकार सा और घटिया सा टॉपिक है टोटोमेरिज्म में ना। मतलब ये कोई काम की बात है नहीं। एक बोलता है 1-2 टोटोमेरिज्म, एक बोलता है 1-3 टोटोमेरिज्म। इसको इसका नाम होता है डायड टोटोमेरिज्म, DIAD। और इसका नाम होता है ट्रायड टोटोमेरिज्म, जो मीनिंगलेस है। जब आपने ना गामा पोजीशन को भी टोटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होते देख लिया, जब आपने गामा पोजीशन को भी टोटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होते देख लिया ना, तो ये डायड और ट्रायड बेमतलब की हो गई है। लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा तो चेक करना बच्चे, ये टोटोमेरिज्म का इक्विलिब्रियम साइन आ गया और ये HNC बन गया। अब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस फॉर्म तो हो नहीं सकते, क्लियर ना। तो 1 नंबर पोजीशन से 2 नंबर पोजीशन पे हाइड्रोजन चला गया, तो इसका HNC बन गया। और ये तो बड़ा फेमस है, जिसको आज पूरी एक क्लास में आपने किया है। तो ऐसा छोटा मोटा सा टॉपिक कहीं मिलता है अगर, तो परेशान होने की नीड नहीं है। टोटोमेरिज्म के अंदर वो कह रहे हैं तो डायड टोटोमेरिज्म, एक ट्रायड टोटोमेरिज्म। लेकिन डायड ट्रायड बकवास हो गई है जब हम देखते हैं ना कि गामा पोजीशन भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रही है, जो आज हमने सीखा था ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें फिर 1:3 और 1:2 का कोई मीनिंग बचता नहीं है। बोलो जी। एंड करें इस टॉपिक को अब हम। तो क्या आप ज्योमेट्रिकल शुरू कर ले उधर से, कॉन्फ़िगरेशनल में से? चलो अगले पेज पे करते हैं उसको ना। कॉन्फ़िगरेशन के बच्चे दो टाइप सिखाए थे आपको, है ना। एक था ज्योमेट्रिकल, दूसरा था ऑप्टिकल। क्लियर, बुक्स में पूरे पूरे चैप्टर होते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के। तो सबसे पहले अब मैं ज्योमेट्रिकल की बात करने वाला हूं, गलती से भी ध्यान हटा मत लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल पे आप कंडीशंस की बात कर सकते हो, क्लियर ना। ज्योमेट्रिकल में अब आप कंडीशंस की बात कर सकते हो कि कौन कौन सी कंडीशंस मुझे चाहिए टू शो द आइसोमेरिज्म। कंडीशंस मुझे कौन कौन सी चाहिए, तो इसकी जो पहली कंडीशन है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। किसी को रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझ में ना आए तो उसको लिखना चाहिए फ्रोजन रोटेशंस। किसी को वो भी समझ में ना आए, क्लियर, रिस्ट्रिक्टेड क्या है और फ्रोजन क्या है, तो एक बार केमिकल बॉन्डिंग में चलते हैं, वहां जाकर अपने आप ही सीख जाओगे। जब सिंगल बॉन्ड हो, जब आपके पास ये पेन अकेला हो सिंगल बॉन्ड, तो ये फ्रीली रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर इसमें तुम एक पाई बॉन्ड बना दो, अगर तुम इसमें एक पाई बॉन्ड बना दो, तो इस पाई बॉन्ड के क्लाउड ने ना रोटेशंस को रोक लिया है, रोटेशन रुक गए हैं। और रोटेशन जैसे ही रुके, इमीडिएटली समझ लो कि फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फ्रोजन रोटेशन का मतलब रुके हुए रोटेशन। तो क्या रोटेशन कहीं होते भी हैं? हाँ होते हैं ना। जिस आइसोमेरिज्म को अभी हमने सिर्फ छोड़ा कि हम इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाली पहले कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल।
तो अगर आप मेरे साथ कॉन्फॉर्मेशनल पहले करते, सिंगल बॉन्ड वाली कॉन्फॉर्मेशनल, ये कौन सी है कॉन्फिग्रेशनल, वो कौन सी है कॉन्फॉर्मेशनल, तो वहां सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होते हैं, जैसे साइकिल का पैडल घूमता रहता है, तुम्हारी छत पे पंखा घूमता रहता है, ये सब सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो रहे हैं। बट जैसे सिंगल एक्सिस को डबल एक्सिस बनाया, जैसे सिंगल एक्सिस को डबल एक्सिस बनाया, इमीडिएटली रोटेशन बंद हो गए। उनको तुमने क्या बोल दिया है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस, रोटेशन बंद हो गए। तो पहली कंडीशन फुलफिल होना बड़ा जरूरी है, मीन या तो डबल बॉन्ड हो, क्लियर, डबल बॉन्ड हो, क्लियर, या रिंग हो, रिंग में भी रोटेशन रुक गए। और आप तो ज्यादा समझदार हो, कल से यही काम तो करते आ रहे हो। आपको क्या बताया था, एल्कीन्स का, एल्कीन्स का फंक्शनल आइसोमर कौन है, साइक्लोएल्केन। तो ये जो रिंग बनी ना बच्चे, इसकी रिजिडिटी, इसकी इसकी रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, इसकी रिजिडिटी ने इसको, इसकी रिजिडिटी ने, इसकी रिजिडिटी ने इसको घूमने से रोक लिया। इसको बोलते हैं फ्रोजन, जमे हुए रोटेशन, रुक चुके रोटेशन, रोटेशन पे रोक लगा दी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर आप एग्जैक्टली दिमाग तक इस बात को पहुंचा पाए, डबल बॉन्ड में हो जाएगा, डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड एन में हो जाएगा। मुझे डबल बॉन्ड की पहली नीड है, ट्रिपल बॉन्ड में हाँ वहां भी फ्रोजन रोटेशन है, लेकिन दूसरी कंडीशन वहां फुलफिल नहीं होती है। दूसरी कंडीशन पता है क्या है, टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच एटम which will participate, which will participate in the restricted rotations। जो restricted rotation में participate करे ना उत्तर, उन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट है, उसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट है। कैसे, उसके लिए आपको कम से कम 10-15 स्ट्रक्चर के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ आकर। सी डबल बॉन्ड, बस यस और नो में जवाब देना है अगर आप कैपेबल हो तो। एच 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 एच, क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं? आयुष, दोनों का आयुष है या भाग गया? चलो अच्छी बात है। पिछला बैच में देखता हूं ना, मैं अभी जिसको पढ़ाकर आया हूं मैं, वहां ना नंबर की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नंबर की कंसिस्टेंसी मतलब परेशान नहीं होते, कोई बहाना नहीं होता नेटवर्क जाने का आने का, कुछ नहीं होता, मतलब सिंगल बच्चा भी इधर उधर नहीं होता वहां पे ना। यहाँ 100% ये दोनों कंडीशन लगनी मस्ट है। अब पहली सी डबल बॉन्ड सी लग गया, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो क्रॉस हो गया, इसमें इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब आप यस और नो में जवाब देते रहो जिसको आ रहा है, यस और नो। फिलाकर देख लें, फिलाकर देख लें, फिलाकर देख लें इसको, फिलाकर देख लें इसको, फिलाकर देख लें इसको, ये लो जी फिला लिया। टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच एटम, इस पर दो सेम ग्रुप आ गए, मुझे डिफरेंट चाहिए थे। पास और फेल, फेल फेल, हाँ बोलो बोलो, ठीक है। चलो इसके बाद अगली प्रैक्टिस के लिए अगला पेज खोल लेते हैं। सी डबल सी, मिथाइल एच, मिथाइल एच, हाँ क्लास के बाद, हाँ जी, सी डबल सी, ओके। ये दो ग्रुप मिथाइल हो गए, सॉरी, ये कार्बन पे दो ग्रुप्स हो गए, ये दो ग्रुप्स हो गए। आपकी बात नहीं सुनी थी मैंने, यस और नो? ठीक है जी, यस हो गया, ओके। सी डबल सी, ब्रोमीन ब्रोमीन, ब्रोमीन एच, नो, क्योंकि ईच एटम, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन ये तो सेम ग्रुप्स आ गए, तो नो हो गया। सी डबल सी, ठीक है जी, बी आर एच, बी आर सी एल, यस और नो? शो करेगा पहली कंडीशन फुलफिल और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। सिस ट्रांस बाद का काम है, सिन एंटी बाद का काम है, इजेड बाद का काम है। पहले ये तो देख लें कि हमारी जो कंडीशन है फ्रोजन रोटेशन वाली,
वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही? दो डिफरेंट ग्रुप ऑन ईच एटम विच पार्टिसिपेट इन फ्रोजन रोटेशन, वो फुलफिल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? समझ गए इस कहानी को? सी डबल बॉन्ड एन OH और लोन पेयर एच मिथाइल, ये ऑक्साइम है बच्चे, ऑक्साइम। तो क्या मैं कंडीशन फुलफिल कर पाया? पहली फुलफिल हो गई। लोन पेयर OH 2, एच मिथाइल 2, तो ये यस में आ जाएगा। सिमिलरली एन डबल एन लोन पेयर, यहां कोई ग्रुप लगा दो, यहां लोन पेयर, यहां कोई ग्रुप लगा दो। क्लियर? ये फिनाइल है मान लो, ये फिनाइल है मान लो, इसको डाइजो बेंजीन बोलते हैं हम लोग, तो ये भी यस कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं और फ्रोजन रोटेशन भी आ गया है। फ्रोजन जमा हुआ रोटेशन फ्रोजन मतलब किसको किसको किसको, इसका नाम 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 मुझे लगा किसको, मतलब किसको, ये डाई एजोबेंजीन, डाई एजो, इसका नाम ही पूछ रहा था पुत्र, डाइजोबेंजीन। हाँ वो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। ठीक है जी। तो इसमें यस, ये बात वाले में क्यों, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस हो गए और जो पार्टिसिपेट कर रहा है इन द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन उस पे दो अलग अलग ग्रुप हो गए। क्लियर? इसका मतलब ये शो करेगा किसको? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात को और लेके चलते हैं आगे की तरफ। यस और नो? क्योंकि यहां आपके पास कंडीशन कौन सी फुलफिल हो गई है? फ्रोजन रोटेशन वाली, रिंग है। क्लियर? तो ये शो करेगा। लो जी, चेक करना भाई। लो जी, करेगा ये। सबसे पहले तो हम चेक कर लें कार्बन, इस पे दो ग्रुप सेम लग गए और उसके बाद ये डबल बॉन्ड, यहां से अब इसको पूरा क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर यहां से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अगर सेम पाथ ट्रेस हो जाए यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर उल्टा घूमो, तो अगर सेम पाथ ट्रेस हो जाए तो सेम ही ग्रुप माने जाएंगे ना। तो क्या डबल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव में यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सबसे पहली बात, आप सी डबल बॉन्ड सी, यहां मिथाइल मिथाइल लिख रहे हो, उसके बाद आपने इस पर्टिकुलर कार्बन को रिंग में बदल लिया। ठीक है? अब मिस्टर आयुष, मैं इस कार्बन तक पहुंचा, क्लॉकवाइज घूम लिए, एंटी क्लॉकवाइज घूम लिए, अगर सेम पाथ ट्रेस हो जाए या दो इक्वल पार्ट्स हो जाए तो ये दो ग्रुप तो पहले ही सेम थे, ये दोनों ग्रुप भी बिल्कुल क्या हो गए? सेम हो गए। एक बार फिर हाँ डबल बॉन्ड पे घुमाया, ये सी डबल बॉन्ड सी लिखा, यहां मिथाइल लिखा, यहां मिथाइल लिखा, और ये वाला जो कार्बन था यहां मैंने कोई एक रिंग लिख दी, फिर मैं इस कार्बन से शुरू हो गया, इस कार्बन को वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, मैंने वन टू थ्री फोर का पाथ, और फिर वापस उल्टा चला मैं, वन सेम, टू थ्री फोर इसका पाथ उल्टा। जब सेम हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड मेरे पास ज्योमेट्रिकल के चांसेस जीरो हो गए। विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड बोल रहा हूं, अभी रिंग बाकी है, अभी रिंग बाकी है, तो रिंग को फिर लिखा जी। रिंग पर कौन था? मिथाइल एच, मिथाइल एच, और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो कि यहां तो ज्योमेट्रिकल इसके रिस्पेक्ट में है नहीं, लेकिन रिंग के रिस्पेक्ट में तो सिस एंड ट्रांस बना ही सकते हो बच्चे। तो विद रिस्पेक्ट टू रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां मना है और यहां है, इसमें दोनों के रिस्पेक्ट में ही मना है। जो बाद वाला स्ट्रक्चर बना है ना
उसमें रिंग के रिस्पेक्ट में भी मना है और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी मना है, लेकिन इससे पहले जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें रिंग के रिस्पेक्ट में तो नो है, सॉरी, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो नो है, रिंग के रिस्पेक्ट में यस है। ओवरऑल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्या एग्जैक्टली इन बातों को आप पकड़ पा रहे हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के चांस कहां हो रहे हैं? तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, रिंग रिंग और डबल बॉन्ड फ्यूज्ड हो तो कैसे हरकतें करनी है, ये हमें समझना चाहिए। पक्की बात? चलो अगला पेज ले लूं भाई मैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पिछले पेज पे कोई बात आपने पूछनी हो, फ्रोजन रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दो डिफरेंट ग्रुप्स हो तो क्या करना है, ये सब बातें अगर आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट टारगेट में लेके चल रहा हूं। हम बोलो बच्चे। लो जी, तो फिर मना हो जाएगा रिंग के रिस्पेक्ट में भी। इसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं, इस स्ट्रक्चर यहां भी तो मिथाइल है ना बच्चे, ये सी तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो ही गया तो मिथाइल की वजह से। नाउ लिसन, अब मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर शो करनी है तो इसमें सिस्ट्रांस, सिन एंटी और ई जेड नेमिंग चलेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर सिस्ट्रांस नेमिंग, सिन एंटी नेमिंग, ई जेड नेमिंग, सिस ट्रांस नेमिंग, सिन एंटी नेमिंग, ई जेड नेमिंग, सिस ट्रांस, सिन एंटी, ई जेड। तो शुरू करें भी सिस ट्रांस के बारे में बात करना। सिस एंड ट्रांस, क्लियर? सिस और ट्रांस में से सिस का मीन क्या है? टू सिमिलर ग्रुप्स ज्योमेट्रिकली in the same direction. Two similar groups geometrically in the same direction. और ट्रांस का मतलब क्या है? टू सिमिलर ग्रुप्स आर ज्योमेट्रिकली इन अपोजिट डायरेक्शन। चेक कर ले, वैसे ऑलरेडी आप स्मार्ट हो, केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट में ये हरकतें आपने कर रखी हैं। क्लियर? एक कार्बन, ठीक है जी, पहली कंडीशन फुल हो गई क्या? हाँ, सी डबल बॉन्ड सी। दूसरी फुलफिल हो गई क्या? हाँ, दो डिफरेंट ग्रुप से। अब तीसरा सिस है कि ट्रांस है? तो मिथाइल मिथाइल ज्योमेट्रिकली सेम डायरेक्शन में सिस, मिथाइल मिथाइल ज्योमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बोल रहे हो इसको? ट्रांस। ठीक है जी, सी डबल बॉन्ड सी, यहां सी ओ ओ एच एच, यहां एच सी ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड सी, बड़ा फेमस कंपाउंड है ये। पहला वाला तो सिस हो ही गया, दूसरा वाला ट्रांस हो गया। और अगर मैं इनके बारे में सीखना चाहता हूं तो ये सिस फॉर्म जो है, सिस फॉर्म जो है, नाम याद है इसका? मेलेइक एसिड, MALEIC, मेलेइक एसिड। एक मेलिक होता है एप्पल के अंदर, ये मेलेइक एसिड है। और इसके बाद जो पड़ा हुआ है उसका नाम फ्यूमेरिक एसिड है। और जब हम इस टेस्ट के बाद हाइड्रोकार्बन्स करेंगे तो एल्कीन प्रिपरेशन में इनके बारे में बात कर रहे होंगे, मेलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर? नाम याद कर लेना, मेलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो सिस और ट्रांस का मीनिंग आपको समझ में हो सकता आ गया हो। सिमिलरली यहां भी हमने काम किया, ये एच है, ये एच है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। टू सिमिलर ग्रुप्स आर इन सेम साइड, तो इसको क्या बोल दिया? सिस। टू सिमिलर ग्रुप्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? टू सिमिलर आर इन सेम, टू सिमिलर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बाद वाले को आपने क्या बोल दिया? ट्रांस। बोलो जी।
सिस ट्रांस की आइडेंटिफिकेशन पता चलने लग गई आपको। अब जो हमारे पास डाइएजोर ऑक्साइम्स है ना बच्चे, डाइएजोन ऑक्साइम्स, डाइएजोन ऑक्साइम्स, वैसे अगर तुम कॉन्जुगेटेड डाइन्स ले लो, कॉन्जुगेटेड पोलीन्स, तो वहां भी ये हरकतें दिखा सकते हो। देखना बच्चे ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, क्लियर है। यहां सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और हम यहां डबल सिंगल डबल, ये सिंगल या सिंगल या डबल, ये सिंगल हो गया है डबल। अब ध्यान से देखना और सुनना भी, यहाँ एच है एक, और यहाँ भी एच है, और ये दो ग्रुप सिमिलर डायरेक्शन में चले गए, तो इस पर्सपेक्टिव में आप क्या बोल दोगे सिस। यहाँ फिर आ जाओ, यहाँ एच है, ये एच है, दो सेम साइड चले गए, तो इसको क्या बोल दोगे सिस। या फिर ये एच एच सेम डायरेक्शन में सिस, यहां आपके पास फिर एच एच सेम डायरेक्शन में सिस। अगला वाला सोच ही लिया होगा तुम लोगों ने, चार तो मैंने बता दिए सिस। अगला वाला 120 डिग्री का ओरिएंटेशन तो देना पड़ेगा ना बच्चे। लास्ट वाला ट्रांस डन। तो कॉन्जुगेटेड, हाँ बोलो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। देखो हमें देखना क्या है, सबसे पहले सोचो ये कार्बन कैसा हाइब्रिड है, sp2, ये कैसा कार्बन है sp2। तो इस पे जो बॉन्ड है बच्चे मिथाइल, उसका उल्टा खुलेगा ना H2 120 डिग्री पे, और एक कार्बन यहां पड़ा है तो उल्टा खुलेगा ना H 120 डिग्री पे। तो ये दोनों HH एक दूसरे के अपोजिट हो गए बच्चे, तो इसीलिए इसको क्या बोल दोगे पुत्र, ट्रांस। ठीक है ना। तो सिस ट्रांस आइडेंटिफिकेशन इन द एल्कीन्स, इन द साइक्लोएल्केन्स, इन द पोलीन्स, ये सब अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, तो अब मैं सिन एंटी इन द ऑक्साइम्स और डाइजो में बता देता हूं, फिर इजड नोमेनक्लेचर पे चल पड़ेंगे। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास है सिन एन एंटी, सिन एन एंटी, और सिन का मतलब आपको पता ही होगा, सिमिलर साइड, और एंटी का मतलब आपको पता ही होगा, ऑपोजिट साइड। ठीक है। स्पेशली इसको डिजाइन किया हुआ है दो टाइप के कंपाउंड्स के लिए। पहले हैं आपके पास ऑक्साइम्स, ये एन लिखा है, ये सी लिखा है बच्चे, यहां एच है या मिथाइल है, यहां ओ एच है और यहां लोन पेयर है। इसका ऑपोजिट एक और मैं अरेंज कर देता हूं, यहां सी है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ओ एच है, यहाँ लोन पेयर है, यहां मेरे पास एच है, यहां मेरे पास मिथाइल है। अब ध्यान से सुनना और समझना, ओ एच एंड स्मॉलर ग्रुप, ओ एच एंड स्मॉलर ग्रुप, ओ एच एंड स्मॉलर ग्रुप अगर सेम साइड या सेम डायरेक्शन में ज्योमेट्रिकली आ जाए, ओ एच एंड स्मॉलर ग्रुप, ओ एच एंड स्मॉलर ग्रुप अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्या बोलना है, सिन। तो आउट ऑफ दीज टू विच वन इज सिन, क्लियर है। तो सेकंड वाला सिन हो जाएगा अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, तो आपने उसको क्या बोल देना, एंटी। नथिंग इज डिफिकल्ट। ओ एच एंड स्मॉलर ग्रुप, ओ एच और छोटा वाला ग्रुप। अब यही हरकत हम यहां कर लेते हैं जी, सी डबल बॉन्ड एन, क्लियर। ये लोन पेयर है बच्चे, ये ओ एच है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। अब बताओ जी, इन दोनों में से छोटा ग्रुप कौन है, ये वाला, क्लियर है। ये ऑक्साइम था बच्चे, ओ एच, और छोटा ग्रुप और ओ एच दोनों एक साइड आ गए, तो क्या बोल दोगे उसको आप, सिन।
और अगर ये अपोजिट गेम पे आ जाए, अपोजिट पे, तो आप समझ गए अपोजिट होते ही क्या कर दोगे। ये आपके पास लोन पेयर, ये ओ एच, ट्रांसवर्ड को थोड़ा मिस करना है, सिन एंटी पे थोड़ा सा ज्यादा काम करना है ना। मिथाइल और ये इथाइल, नाउ दीज टू आर अपोजिट टू ईच अदर, तो इसको एंटी। अब डाई एजो कंपाउंड्स के अंदर एन डबल एन, लोन पेयर, फिनाइल फिनाइल, इसको देख के कोई भी बच्चा बोल देगा सिमिलर साइड है, सिन है। और इसको देखकर कोई भी स्टूडेंट या बच्चा बोल देगा C6H5 C6H5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी। तो पहले वाले का नाम है सिन डाइजोबेंजीन, बाद वाले का नाम है एंटी डाइजोबेंजीन। खिचड़ी बन गई, खिचड़ी बन गई, वापस बोल, क्या बोल रहा है आयुष, वापस। नहीं, इसमें तो स्मॉलर कौन है, दोनों फिनाइल है बच्चे, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो सेम साइड हो जाएंगे, लोन पेयर है तो अपोजिट साइड में हो जाएंगे बस। ये तो लोन पेयर सेम साइड हो जाएंगे या लोन पेयर अपोजिट साइड हो जाएंगे, बस यही होएगा, इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोलो जी, अगर आप कहो तो इसके बाद मैं इजेड नोमेनक्लेचर की बात कर लूं, और फिर पता है क्या करूंगा, डबल बॉन्ड्स है ना, जैसे सुनना बच्चे ध्यान से, जैसे आपके पास 1357 और एक होंगे 246 क्यूमुलेटेड पोलीन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें ज्योमेट्रिकल की बात कर लूंगा। क्यूमुलेटेड पोलीन्स में अभी तो मैंने सिखाया था कॉन्जुगेटेड पोलीन्स। क्यूमुलेटेड पोलीन समझते हो, व्हेन दैट ऑल डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यू, डबल 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 डबल, ऑल द डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यू, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेट कर गई, इकट्ठी हो गई है कौन, डबल बॉन्ड्स। तो इजेड नोमेनक्लेचर की बात करें, इस पेज पे, इस पेज पे, इस पेज पे किसी को कोई भी हैवी कंफ्यूजन हो, बात करनी हो, कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल का डिस्कशन चल पड़ा, उसमें ज्योमेट्रिकल में कंडीशन बोल दी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, फ्रोजन रोटेशन हो, रुके हुए रोटेशन हो, और वो पाई बॉन्ड आकर शुरू करेगा। बच्चे कहते सर ट्रिपल बॉन्ड में तो दो पाई बॉन्ड है, लेकिन दो डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा सकते आप उस पर, कैसे लगाओगे, देखो सी ट्रिपल सी, एक ही वैलेंसी बची ना, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, दूसरी नहीं हो पाई, दैट्स व्हाई एल्काइंस नेवर एग्जिबिट्स द, कभी भी एल्काइंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। एल्काइंस नेवर एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हे महान आत्माओं, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। चलो जी, अगला टारगेट करें, ई जेड नोमेनक्लेचर। ई जेड नोमेनक्लेचर, ठीक है जी। अब जो ई जेड नोमेनक्लेचर है बच्चे, वो कब एप्लीकेबल है, व्हेन ऑल ग्रुप्स ऑन द restricted, when all groups on the restricted unit क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जब आप सिस एंड ट्रांस बताने में कैपेबल नहीं हो पा रहे, जब आप सिस एंड ट्रांस बताने में कैपेबल नहीं हो पा रहे, जब सारे के सारे ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड यूनिट पे डिफरेंट हो जाए, सिस एंड ट्रांस बताने में आप कैपेबल नहीं हो पा रहे, तब आपको एक सहारा लेना पड़ता है ई जेड नोमेनक्लेचर का। ई जेड नोमेनक्लेचर का सपोर्ट लेना पड़ता है आपको, ई जेड नोमेनक्लेचर का, ई जेड नोमेनक्लेचर का सपोर्ट। अगर आप मेरी बात को फॉलो कर पाए तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए, मान लो, तो आपको यार मैं किसको सिस बोलूं किसको ट्रांस बोलूं समझ ही नहीं आ रहा, मैं किसको सिस बोलूं किसको ट्रांस बोलूं मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर, मिथाइल लगा दिया, यहां इथाइल लगा दिया, जब आप फेल होने लगो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर में, तो फिर आपको सपोर्ट लेना पड़ता है किसका, ई जेड नोमेनक्लेचर।
अगर आप मेरे को लिटरली सुन पा रहे हो, जब चारों के चारों ग्रुप्स, देखो कंडीशन तो फुलफिल होगी ना ज्योमेट्रिकल वाली। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए है, क्या रिस्ट्रिक्टेड यूनिट्स पे ग्रुप्स अलग अलग है? हाँ अलग है। अलग है, सारे अलग अलग हो गए तो ये पक्का ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ज्योमेट्रिकल शो करेगा, रोक ही नहीं सकता। लेकिन इसको सिस्ट्रास कैसे बोलूं, उसमें हम फेल हुए जा रहे हैं। तो जब आप सिस्ट्रांस नहीं बता पा रहे, जब आप सिस्ट्रांस नहीं बता पा रहे, तो फिर आपके पास तरीका बचता है ईजेड नोमेनक्लेचर का। बुल्ट गई बुल्ट। हाँ जी, ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं इतना तो पक्का है। और ज्योमेट्रिकल शो करने के बाद में इसको सिस बोलू ट्रांस बोलू, कहते हैं जी सिस ट्रांस तो आप बोल ही नहीं सकते। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। ईजेड नोमेनक्लेचर का, और जिसने ईजेड नोमेनक्लेचर सीख लिया आज और जिसने मिस कर दिया वो गया काम से। क्योंकि मुझे आरएस नेमिंग भी ईजेड नोमेनक्लेचर के बेस पे ही समझानी है। ईजेड नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिस क्या है, दैट इज नोन एज द सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल गिवन बाय द साइंटिस्ट हैं तीन, CUHN, INGOLD, PRELOG, कोहन इनगोल्ड प्रीलोग। और इन्हीं के एब्रिविएशन से हमने इसको बोलना शुरू कर दिया सिप रूल। सीक्वेंस रूल, सिप रूल, कोहन इनगोल्ड प्रीलोग, कोहन इनगोल्ड प्रीलोग, सिप रूल, कोहन इनगोल्ड प्रीलोग, कोहन इनगोल्ड प्रीलोग, सिप रूल। ठीक है जी, कोहन इनगोल्ड प्रीलोग, सिप रूल। शुरू करूं भी सिप रूल को मैं। लो जी सुनो ध्यान से। सिप रूल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, वो ग्रुप उतना ज्यादा सीनियर हो जाएगा। मतलब उस ग्रुप की सीनियरिटी, उस ग्रुप की प्रायोरिटी, उस ग्रुप की कंसिडरिंग ज्यादा हो जाएगी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसकी कंसिडरिंग ज्यादा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, वीआईपी बनेगा वो। ब्रोमोक्लोरो, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, ये कौन है जी? फ्रोजन रोटेशन। ये कौन है जी? फ्रोजन रोटेशन। दो ग्रुप अलग अलग है, हाँ जी है। ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ब्रोमीन 35 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पे, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। हाइड्रोजन मिथाइल, कार्बन जुड़ा हुआ है ना डायरेक्ट, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? कार्बन की। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी सिनरिटी ज्यादा है। एक बुक के अंदर एक लाइन पढ़ रहा था मैं, कहते जी सिस ट्रांस नेमिंग इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज ऑफ द ग्रुप। cis trans naming is based on the similarity of the group. Similarity of the group. 2 methyl, 2 methyl, 2 hydrogen, 2 chloro. Similarity of the group. While EZ naming is based on seniority of the group. तो पहले सीनियरिटी का डिटर्मिनेशन तो सीखो ना। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी सीनियरिटी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। अगर इतनी बात आप दिमाग में एंटर कर गई है तो मैं दो तीन रूल्स हैं इसके अंदर, सेकंड नंबर लिखूं। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ द डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम इज सेम, अगर एटॉमिक नंबर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम का सेम हो, अगर एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम का सेम हो, तो क्या करना है? अगर एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम का सेम हो तो हमें क्या करना है? देन देन सी द हायर एटॉमिक नंबर ऑफ जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट। अगर हमारे पास डायरेक्टली बॉन्डेड एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो, ये लो जी, ये कौन है? 6 नंबर। ये कौन है? 6। तो टेंशन ना लो, अगला देख लो।
तो किसकी सीनियरिटी ज्यादा हो गई अगर आप मेरे को बता पाओ तो? इथाइल की। क्लियर। और यहां आपके पास CH2, यहां भी CH2, यहां Br, यहां Cl, तो डिफरेंट ग्रुप्स तो लग ही गए। जब डायरेक्टली बॉन्डेड एटम की सेम हो तो इसकी ब्रोमोमिथाइल, अच्छा लाइन बोला, अच्छा वर्ड बोला, ठीक है जी। तो इसकी सेनिटी ज्यादा हो गई है। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूं, किसी बुक की मैं लाइन पढ़ रहा था कि सिस ट्रांस नेमिंग इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज वेल द ईजेड नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द सीनियरिटीज। यहां सीनियरिटी देखी जाती है, और अगर एटॉमिक नंबर डायरेक्टली बॉन्डेड का अलग मिले तो उसका अगला एलिमेंट देख लो, अगर वो भी अगला देख लो भी। 100% सेम तो मिलेगा ही नहीं। अगर 100% सेम मिल गया तो आप ज्योमेट्रिकल का पंगा लेने क्यों बैठ गए? क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि 100% सेम हो। सेम होते मतलब ज्योमेट्रिकल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस दिख ही जा रहा है ना बच्चे, आगे जाकर आपको। चलो जी, इसके बाद जो सी पॉइंट है वो कह रहे जी डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड, these are considered as the duplicate and triplicate bonds। क्या मतलब है इस बात का? चेक कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड हो, इसको एक्सपेंड करके आपने कुछ इस तरीके से लिखना है, और सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो तो आपने इसको एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से लिखना है। डुप्लीकेट बना देना इसका ओ ओ, इसका ट्रिप्लीकेट बना देना एन एन एन। सी डबल बॉन्ड ओ का डुप्लीकेट ओ ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का ट्रिप्लीकेट एन एन एन। तो अगर कभी भी आपको सी डबल बॉन्ड सी मिल गया, उस पर आपको एक तो मिल गया CH2OH, और आपको यहां मिल गया CHO, तो अब आप कंफ्यूज। टीचर ने कहा था कार्बन कार्बन जब पहले वाले सेम हो तो अगले देख लो, अगले भी सेम है, अगले सेम नहीं है। हाँ, उसको डबल बॉन्ड ओ कंसीडर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ओपनिंग में इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। वापिस समझाऊं क्या? सी डबल सी, सी डबल सी, इट इज CHHOH, या इसको एक बार हम CH2OH लिख देते हैं, और इसको CHO लिख देते हैं। अब इनको ओपन करके देख रहा हूं मैं, HHOH, इसको ओपन करके देखा OOH। अब एक एक को ट्रेस किया यहां से, एक एक को ट्रेस किया यहां से, C, ये यूनिट थी ना रिस्ट्रिक्टेड वाली। अब इस पर कौन है H, इस पर O, एक H चलो ऐसा मान लो, लेकिन सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस इसको क्या बना रहा है? सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस इसको क्या बना रहा है? मोर सीनियर। और सीनियर बनते इसकी सीनियरिटी प्रायोरिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। मान लो यहां तुम्हें CH2NH2 मिल जाए और यहां C ट्रिपल बॉन्ड N मिल जाए, हाँ, इसकी प्रायोरिटी सीनियरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कैसे डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करके सोचना और समझना है। अच्छा बताओ, CH डबल बॉन्ड NH कहीं लगाओ, C ट्रिपल बॉन्ड N कहीं लगाओ, किसकी सीनियरिटी और किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? तो जब सीनियरिटी और प्रायोरिटी सेट करनी आ जाए तो ईजेड नोमेनक्लेचर भी आपको आ जाएगा। और ईजेड नोमेनक्लेचर हमारी मजबूरी थी, जब चारों ग्रुप अलग हो गए तो ज्योमेट्रिकल तो शो कर ही रहा था। ईजेड नोमेनक्लेचर हमारी मजबूरी थी, ईजेड नोमेनक्लेचर हमारी मजबूरी हो गई। कैसे मजबूरी हो गई? जब हम कैपेबल हो गए, किस बात में कैपेबल हो गए? ज्योमेट्रिकल बताने में। जब हम ज्योमेट्रिकल बताने में कैपेबल हो गए, हम फेल हुए जा रहे थे। कहां जाके फेल हुए जा रहे थे कि हाँ, सीस एंड ट्रांस कर नहीं पा रहे, तो फिर ईजेड नोमेनक्लेचर हमारी मजबूरी बन गई। लास्ट एंड फाइनल कहानी खत्म। अगर कभी भी HD आइसोटोप हो, बात खत्म करें, अगर कहीं आइसोटोप्स आ जाए तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बच्चे। तो जिसका भी मास नंबर ज्यादा है दैट इज कंसिडर्ड एज मोर सीनियर।
कहते जी एग्जाम्पल से समझाओ। यहाँ मिथाइल, लेकिन यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ H, यहाँ D। आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर सीनियर? आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर सीनियर? D। एक बार जल्दी से पीछे झांक लो, पीछे मतलब पिछले बोर्ड पे झांक लो। कोई कंफ्यूजन हो मेरे से बात कर लो जल्दी से। श्योर है आप? चलो, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना। ई और जेड का मीनिंग क्या निकला? ई एंड जेड, इसका मतलब आपके पास है ENTGEGEN, मीन अपोजिट, मीन एंटी। और जो आपके पास वर्ड मिलेगा कौन सा वाला? जेड, जेड, इसका मीन है ZUSSAMEN, मीन सेम साइड, टुगेदर, सेम साइड। तो अब आपकी टर्न पीछे से वापस शुरू हो रही है। यहां देखो BR और मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट, एंटी, क्या नाम दूं? ई। यहां इथाइल एंड ब्रोमोमिथाइल अपोजिट है, क्या नाम दूं? ई। ठीक है जी। और उसके बाद ये मिथाइल और ये डी एक साइड चले गए, क्या नाम दूं? जेड। ठीक है जी। एंटीजन, एंटी, अपोजिट, ZUSSAMEN, टुगेदर, these two are the German words। लो जी, प्रैक्टिस गेम 5 स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिख रहा हूं। हाँ जी, 2 मिनट दिए आपको। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओ, कंट्रोल, 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 उदय, कंट्रोल। इन सब के नाम रखने हैं, अभी कंट्रोल करो। 1 मिनट के बाद पूछते हैं। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, 60 सेकंड। हाँ, हाँ, लिखकर इसको नेमिंग कर दो 1 मिनट के बाद। हाँ भाई, आने दो फटाफट। EZE, कोई है बंदा जिसको सीखने हो? हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी। हाँ, ई होएगा। अपोजिट ई, सेम जेड, अपोजिट ई, अपोजिट ई, ये हो गया। ये कौन था पापी आदमी? मेरे को आयुष पे शक जा रहा है पूरा की पूरा। अ, तो ईजेड नोमेनक्लेचर के बारे में सारी बातें जो भी थी आपके दिमाग में क्लियर होगी होंगी। रूल्स को दिमाग में रखना मस्ट है।
ये सिप रूल पे बेस्ड है। कोहन इनगोल्ड प्रीलोग ने दिया हुआ है, इसका एक्चुअल नेम सीक्वेंस रूल है। इसका एक्चुअल नेम सीक्वेंस रूल है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी सीनिटी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी प्रायोरिटी सीनिटी कम। डायरेक्टली बॉन्डेड का एटॉमिक नंबर अगर 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 सेम हो तो अगला देख लो, उसका भी सेम हो तो और अगला देख लो। डबल बॉन्ड डुप्लीकेट है, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिप्लीकेट है, और दो अगर आइसोटोप्स आ जाए तो एटॉमिक नंबर तो सेम होएगा। देन यू शुड सी द एटॉमिक वेट, मास नंबर। तो जब आपके पास दो ग्रुप बड़े वाले सीनियर ग्रुप सेम साइड हो जाए टुगेदर, Z2SSAMEN जूसामिन, क्लियर। और अगर ये ऑपोजिट हो जाए तो एंटीजेन ENTGEGEN। और सीक्वेंस रूल फिंगर टिप्स पे इसलिए होना जरूरी है क्योंकि हमारा ऑप्टिकल के अंदर RS नोमेनक्लेचर वही है। अगर RS नोमेनक्लेचर ढंग से आएगा तो आप कंट्रोल कर पाओगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल कंट्रोल हो गया तो SN1 SN2 को कंट्रोल कर पाओगे। सब कनेक्टेड आपस में। कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो। अब कुछ ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल के स्पेशल केस उठा लेते हैं जी। सबसे पहली बात, मैं क्यूमुलेटेड पोलिन्स की बात कर रहा हूं। क्यूमुलेटेड पोलिन्स, क्यूमुलेटेड पोलिन्स का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यू डबल बॉन्ड्स, कॉन्टिन्यू डबल बॉन्ड्स कॉन्टिन्यू, क्यूमुलेटेड। तो अब ध्यान से सुन लो, जब भी आपके पास ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ जाएं, 1357, क्लियर, 1357 एटसेट्रा, ऐसे कुछ ओड नंबर ऑफ। एक वाला तो पता ही था आपको, ज्योमेट्रिकल शो कर ही रहा था, विद वही सेम कंडीशन पुराने वाली, विद टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच एटम, ऑन ईच एटम मीन फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि बीच में तो जगह ही नहीं बनेगी। ऑन ईच एटम विच odd number of double bonds 1357 etc with two different groups on each atom which shows the geometrical isomerism। मतलब जो फ्रोजन रोटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आपको वर्ड पता था तो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिख दिया, लेकिन थोड़ा टिक कर सुनना पड़ेगा एक एक बात को। यहां सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी लिख दिया। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर हियर? 3, ओड नंबर हो गया। यहां H यहां मिथाइल, यहां H यहां मिथाइल, तो एक तो ये फॉर्म हो जाएगा सिस इसका, और इसके पैरेलल में एक दूसरा तैयार कर लोगे, क्या? ट्रांस। लेकिन जो बातें मुझे तुम्हें समझानी है उसको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली ये थीम चलती है पता है किससे? एरियल डिस्टेंस से। एरियल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये होती है एरियल डिस्टेंस। जैसे एरोप्लेन से यात्रा करो ना जब, तो वह एरियल डिस्टेंस मानी जाती है, एरियल डिस्टेंस। तो यहां एरियल डिस्टेंस दोनों में, दोनों मिथाइल मिथाइल में डिफरेंट है। इवन इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको थोड़ा देखना आपको। अगर मैं अगले पेज पे ले लूं बात को, सुनो भाई, अब पूरा फोकस करना बात को। लो जी, ये कार्बन कैसा हाइब्रिड है? sp2, पता चलता है ना, 3 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ये कार्बन कुछ ऐसा बनेगा, बीच वाला कार्बन कुछ ऐसा बनेगा,
उसका अगला कार्बन कुछ ऐसा बनेगा, उसका अगला कार्बन कुछ ऐसा बनेगा। क्यों भी नेटवर्क तो नहीं चला गया? दो टाइप के नेटवर्क हैं आजकल। ये वाला नेटवर्क है, मैं क्लास में भी बोला करता था नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब मेरे को सुन के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क कोई आज से नहीं बोलने लगा, नेटवर्क में पिछले कई सालों से बच्चों को बोल रहा हूँ नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। आजकल तो दो नेटवर्क हो गए, ये नेटवर्क गायब तो दूसरा नेटवर्क बाय डिफॉल्ट गायब हो जाएगा। ये sp2 है बच्चे, एक अनहाइब्रिड है। एक sp है तो इसके पास दो अनहाइब्रिड है, sp है तो दो अनहाइब्रिड है। और यार क्वेश्चन आ गया था हमारे पास ये तो, जिस है ना। और अब आपके पास एक अनहाइब्रिड है। अब जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, हमारे पास टोटल क्लास के बचे हुए हैं 16 मिनट। सुनो जी, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा पाई, ये भाई साहब इसके साथ ओवरलैप करेंगे साइड वाइज पाई। क्लियर? ये भाई साहब इसके साथ ओवरलैप करेंगे साइड वाइज पाई। अब मैं एक बार इन सबको यहां से रब कर रहा हूं। अब कह रहा हूं वापिस सोचो, पेन बदल लेते हैं जी। इसका इसके साथ पाई बॉन्ड, इन भाई साहब का इन भाई साहब के साथ में, क्लियर, पाई बॉन्ड। क्लियर ना, साइड वाइज ओवरलैप होंगी ना बच्चे। अब इन भाई साहब का इनके साथ में भी पाई बॉन्ड, तो एक कुछ शेप ऐसा बना, दूसरा उसका परपेंडिकुलर बना, तीसरा फर्स्ट का पैरेलल लेकिन सेकंड का फिर परपेंडिकुलर बना। वापिस पहला फोटो आपको दिख रहा होगा, अब मैं फिर ऐसे लिख रहा हूं ये वाला, इसको हटा दिया। दूसरा फोटो आपको दिख रहा होगा, इसको भी हटा दिया। तीसरा फोटो अब दिख रहा होगा, इसको लिख दिया। क्लियर ना? अब कलेक्टिवली सबको देख लो, दिख गया भाई? तो पहले वाली फोटो, पहले वाला प्लेन, दूसरे का परपेंडिकुलर, तीसरा पहले का पैरेलल लेकिन दूसरे का परपेंडिकुलर। आपको पता है ये जो मैंने अब स्ट्रक्चर शेप बनाए हैं, इनके दो इक्वल टुकड़े कर सकते हो आप, इक्वल पीस कर सकते हो आप। इसके अंदर ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, तो जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी वहां ऑप्टिकल के चांसेस जीरो हो जाएंगे। और याद करो चैप्टर था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको आयुष ने नहीं पढ़ा था, वो था आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो वहां ऑप्टिकल के चांस जीरो हो जाएंगे क्योंकि पीओएस आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। लेकिन इसके अंदर अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों बन जाएगी उसकी वजह मैंने बताई है कि जब आपके पास 3 डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड, 7 डबल बॉन्ड, तो उस केस में प्लेन बनने से 3 डबल बॉन्ड, 1 3 5 7, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आने से मोलिक्यूल के अंदर सिमेट्री आ गई। और मोलिक्यूल में सिमेट्री आती, एक आइसोमेरिज्म जिसका नाम था ऑप्टिकल वो बिल्कुल खत्म हो गया। एक आइसोमेरिज्म जिसका नाम ऑप्टिकल वो बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, बोर्ड पे लिख के बात कर रहा हूं आपके केमिकल बॉन्डिंग को मिक्स करके। और मैं तो वापस भी समझाने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि जब क्यूमुलेटेड पॉलीन्स हो, जब क्यूमुलेटेड पॉलीन्स हो तो कैसे करके हमारे पास 3 डबल बॉन्ड में प्लेनो सिमेट्री आती है। यूं समझो ना यार, जिस कमरे में आप बैठे हो ना उसके मिडल में अपने आप को रख लो, उसका फ्लोर और दो साइड की दीवारें, तो बिल्कुल फ्लोर के बीच से कमरे के दो इक्वल डिवीजन हो जाएंगे। ये इधर की दीवार, ये तुम्हारे साइड वाली दीवार, राइट और लेफ्ट की दीवार, और बीच में जहां तुम बैठे हो, मान लो तुम यहां बैठे हो, ये मान लो आयुष है, सुंदर है, लो जी तुम्हारे बालों को जेल भी लगा देते, लगा दिया। तो बीच से दो टुकड़े हो गए, इक्वल पार्ट्स हो गए, इसीलिए इसके अंदर सिमेट्री आती है, ऑप्टिकल के चांस खत्म। लेकिन जो बात इसके साथ बिल्कुल अलग आ गई है, वो पता है क्या आ गई है? ये जो ट्रांस है ना बच्चे, जो ट्रांस है, ये वाला ट्रांस और ये जो सिस है, इन दोनों की मैथमेटिकली जो एरियल डिस्टेंस है वो अलग अलग आ गई। और एरियल डिस्टेंस अलग अलग आते ये ज्योमेट्रिकली सेम और ज्योमेट्रिकली अपोजिट होते क्या बन गए? सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स। दैट्स व्हाई हमें एक फाइनल कंक्लूसिव बात सीखनी है। व्हेन वी हैव द 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इतने डबल बॉन्ड अगर ओड नंबर में हो,
एक्यूमुलेटेड हों, पहले और लास्ट पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हों, तो गारंटीड उसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी ज्योमेट्रिकल। क्या उसमें ऑप्टिकल हो सकती है? लिटरली मना कर दो, नो। समझे भी इस बात को? तो कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कितने आइसोमर बन रहे हैं, आपने कहा दो ही दिख रहे हैं, सिस एंड ट्रांस, और कोई 50 थोड़ी बनेंगे सिस एंड ट्रांस। लेकिन सिस ट्रांस कैसे बना? क्योंकि इनकी एरियल डिस्टेंस क्या थी? अलग अलग थी। इवन मेरे को एक बुक के अंदर क्वेश्चन दिखते हैं, ये L1 लिखा होता है, इसको उसने L2 लिखा होता है, वो बोल रहा होता है इज इट L1 L1 इक्वल्स टू L2, आपने कहा नेवर। L2 लॉन्ग होगा। इसको मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकली सोल्व भी हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन उस पंगे में पढ़ेंगे नहीं हम लोग। ये पूरा सोल्व हो जाएगा, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से सोल्व हो जाएगा पूरा ये। ऑप्टिकल के लिए 2 4 6 8 10 इवन नंबर, उसमें सिमेट्री ना आती, फिर वो भी करेंगे, काम पक्का करेंगे। लेकिन पहले इस पे कंफर्म कर लो अपने आप को कि स्पेशल केस में पहला वाला केस क्या आ गया, क्यूमुलेटेड पोलीन्स विद ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, क्यूमुलेटेड पोलीन्स with odd number of double bonds with first and last different groups, and why? because इसमें सिमेट्री है, दैट्स ऑप्टिकल नहीं है, L1 L2 एरियल डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है जी। अब एक स्पेशल केस और मेरे पास है, ध्यान से सुनना और समझना, वो है साइक्लोएल्कीन्स। और वो भी स्ट्रेनलेस होनी चाहिए, स्टेनलेस नहीं, स्ट्रेनलेस साइक्लोएल्कीन्स। और मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग बनेंगी, तब जाकर हम चांस लेंगे। मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग्स बनेंगी, तब हम जाके चांस लेंगे। 8 मेंबर्ड रिंग्स बनेंगी, तब हम चांस लेंगे। अब आज ही 8 मेंबर्ड रिंग एक तो बताई थी आपको, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन ना। इसमें कितने हैं भाई? 2 2 2 2, 1 2 3 4, तो ये साइक्लो डो डेका, और एक डबल बॉन्ड लगा दिया इस जगह पे। अगर इसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की लोकेशन बदल दें, तो बच्चे समझदार हैं, सी फोकस करना जरा इस पे। अब फोकस करना इस पे जरा, तो क्या बता सकते हो कौन सी है, कौन ट्रांस है? फर्स्ट वाला ट्रांस है, डबल बॉन्ड के परस्पेक्टिव में दो ग्रुप्स अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में चले गए, तो ये सिस हो गया। ऐसे साइक्लो ओक्टीन भी शो कर सकता है, तो स्ट्रक्चर एक ट्विस्टेड फॉर्म में देना पड़ेगा इसका। अभी ये कैसा है बच्चे? सिस है। आप ना कभी ज्योमेट्रिकल के, यानी जो हमारी आइसोमेरिज्म है ना, जो ऑप्टिकल वाली है, नहीं नहीं 11वीं वाली, ठीक है, जो भी नॉर्मल वाली है आपके पास बुकलेट 11वीं जो 11th लिखा है जिसके ऊपर ना, उसका जब लेवल 2 देखोगे ना, वहां जाकर आपको साइक्लो ओक्टीन मिलेगा, ये तो सिस फॉर्म हो जाएगा, और इसको ट्विस्ट करके दिखा रखा होगा 8 मेंबर्ड रिंग में, 8 मेंबर्ड रिंग में वो ट्रांस हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखते ही पता चल जाएगा, कुछ इस तरीके से शो कर रखा होगा डबल बॉन्ड, और दो ग्रुप्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे उसके। लेकिन मुझे कहना पड़ता है 6 मेंबर्ड रिंग में तुम ऐसी गलती कर नहीं सकती, क्योंकि वो स्ट्रेन्ड हो जाएगी, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा ना बच्चे, कल भी बता रहा था मैं आपको। अभी तो आपको से भी बात करनी है, मैं, हाँ बोलो बोलो, किसकी बात करूँ, ये वाला? हाँ थर्ड तो सही बच्चा, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, तुझे बिल्कुल सही लग रहा है सिस। एक सेकंड रुकना, मेरे पास वो बुक है नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट, ये पढ़ी, एक सेकंड रुकना सिर्फ ना, आइसोमेरिज्म कर रहे हैं ना हम लोग। उसके लेवल 2 में एक फोटो पड़ा हुआ मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर। उसमें उसने मेरे से पूछा क्या यहाँ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगी? मैंने कहा 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड हो तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ।
फिर उसने मेरे को लिख कर दिया, क्या इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो जाएगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वाला फॉर्म कौन सा है, सिस फॉर्म है। फिर उसने मेरे को लिख के दिया, वही लिखूं जो काम की बात है अब। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, डन हो गया। ये मैंने बोला था ना डबल बॉन्ड लिख रखा होगा। और अब डबल बॉन्ड को ना जानबूझकर उसने एक बॉन्ड को ना यहाँ पे, ये वाले बॉन्ड को डॉटेड दिखाया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि कोई बॉन्ड एक साथ में क्लैश कर गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पूरा की पूरा डबल बॉन्ड है। ये हमारा साइक्लोक्टीन था ना, ये क्या हो गया बेटा? ये आइसोमेरिज्म के पेज नंबर 38 के 12 नंबर क्वेश्चन है, लेवल 2 का, लेवल 2 का। क्लियर ना? और ये ट्रांसफॉर्म है, ये बच्चे ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये कौन सा, ये दोनों सेम ही तो है, सॉरी ये वाला, ये सिसफॉर्म हो गया साइक्लोक्टीन का, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया साइक्लोक्टीन का। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मिनिमम 8 मेंबर रिंग चाहिए स्ट्रेनलेस, तभी वो साइक्लोएल्कीन्स ज्योमेट्रिकल शो कर पाएंगी। स्पेशल केस का दूसरा और लास्ट केस था हमारे पास। इसके बाद कहीं घूम। हम्म, हाँ हाँ 5 मेंबर रिंग है, इसलिए क्या कि तुम बोली नहीं, वही जो मैंने बोल दिया वही सेम। ओए नहीं, जपनीत का नेटवर्क तो जाता ही नहीं, इसके दोनों नेटवर्क स्ट्रोंग हैं। जब ओके, जपनीत के दोनों नेटवर्क स्ट्रोंग है। हाँ जी। नहीं बच्चे, डबल बॉन्ड आ गया पुत्र जी, मैं डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। मैं साइक्लोहेक्सेन में तो शो करवाता ही हूँ पुत्र, साइक्लोहेक्सीन की बात कर रहा हूँ मैं। तूने पढ़ा नहीं मेरी बात को ना, स्मार्ट हो गया तू आजकल, लेकिन फिर भी गड़बड़ कर देता है कभी कभी। ये एल्कीन कह रहा हूँ बेटा, साइक्लोएल्कीन में तो गड़बड़ होगी ना, साइक्लोएल्कीन में तो बच्चे स्ट्रेन आ ही जाएगा। बार बार ये लिख रहा है, हाँ ये देखो ये हो गया, ये लो बच्चे, ये sp2 हो गया ना, ये sp2 हो गया ना। तो sp2 में 120 डिग्री का एंगल मांग रहा है ना, 120 डिग्री का एंगल मांगेगा, और रिंग के अंदर मैं इसको कैसे 120 डिग्री का एंगल दे दूं? 180 तो बिल्कुल नहीं दे सकता। तो साइक्लोएल्कीन जब तक 8 मेंबर नहीं होंगी ना, तब तक मैं उनमें ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं 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 नहीं, स्ट्रेन का मतलब है एक सीट पे 3 बंदे बैठ रहे हैं और 4 बिठा दिए, बस उनको टेंशन हो रही है सबको। अब एंगल चाहिए, अभी तो मैंने तुम्हें बताना है BREDT, ब्रेट रूल। ब्रेट रूल में बताऊंगा कि जो मेरे पास ब्रिज्ड कंपाउंड्स होंगे, वहां ब्रिज हेड पे प्लस नहीं आ सकता, sp2 नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बची हुई है, अगर तुम देखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। इस ये ब्रेट रूल पे बेस्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं अभी अपने पास। लेकिन उसके लिए ना बच्चों का रेजोनेंस में होना बड़ा जरूरी है। रेजोनेंस समझते हो ना? जैसा मैं सोचूं वैसा तुम सोचो, इक्वल एनर्जी पे होना जरूरी है। स्टेबल नेटवर्क भी स्टेबल और बच्चा भी स्टेबल नहीं तो वो हमारी टीचर भी बोला करते थे, किसी से 100 रुपए उधार लेने थे, वो मुकर गया, कहते 100 के ले लो 60, मतलब 60। आधे गए नट, कहते जी मैं तो 30 ही दूंगा, लेने लो नहीं तो मत लो। उसमें से भी उसने क्या कहा, 10 दे देंगे, मरे जा रहे हैं क्या, दे देंगे, 10 दिलवा देंगे, 10 रुपए मैंने आयुष से लेने हैं, वो ले लेना। और 10 का क्या लेना यार, 100 रुपए लेने, तो 10 रुपए बच्चे हैं, माफ कर इसको भी। तो बेचारे के 100 डूब गए, 100 के रह गए 60, आधे गए नट, 10 दे देंगे, 10 दिलवा देंगे, 10 का क्या लेना। तो पूरे 60 रुपए का हिसाब हो गया। तो वो हरकत होती है तो ना, नेटवर्क स्टेबल, बच्चा स्टेबल, दिमागी नेटवर्क स्टेबल, सब स्टेबिलिटी चाहिए हाई लेवल पे। तो मेरे ख्याल में दोनों स्पेशल केस आपके दिमाग में आ गए होंगे आई थिंक। अब किसका क्या अनस्टेबल हो गया तो लास्ट है बच्चे, वो 1-2 मिनट की क्लास बची हुई है, मैं सोचता हूँ 1-2 मिनट बात कर ही लेते हैं, पहले क्यों गड़बड़ करें, नो करप्शन। वो मेरे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आप आपने कवर कर लिया। बोल बेटा, ले बोल फिर फटाफट।
ओ एच ओ आर, मतलब क्या लॉजिक, मतलब अपनी बात बोल, फिर मैं उस पे ना उसमें बातें ऐड करूंगा या डिलीट करूंगा। इंडक्शन समझना है ना। हम्म। 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 मैं समझा देता हूँ अब ना, मैं अब समझ भी पा रहा हूँ। अब तू कहना चाहता था भावनाओं को समझो, है ना, ये कहना चाहता था तू, है ना, तो मैं तेरी भावनाएं समझ रहा हूँ अब। ये बॉन्ड टूट सकता है, इस बॉन्ड में डिसोसिएशन के चांस है नहीं, तो नेट ये भाई साहब ओ बनेंगे। मतलब ये ओ एच अपनी एक्टिविटी शो ही नहीं करता, मेनली क्या शो करता है, ओ माइनस। जबकि इसमें कौन शो करता है, ओ आर। सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बोल बोल। हाँ, वो तो अच्छा डोनर हुआ ना बेटा। हम्म। हाँ, इसका प्लस ही है वो डोनर का। तो ओवर का भी अब सोचो ना, देखो तुम ना दो जगहों को मिक्स कर रहे हो, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। अब मैं एग्जैक्टली तुम्हें बताता हूं कि तुम कहां कंफ्यूज हो। तुम प्लस आर को लेके कंफ्यूज हो और माइनस आर को लेके। मेरी बात सुनो, अगर मुझे कोई ओ का इफेक्ट पूछ ले तो मैं बोलूंगा इसका माइनस आई है, कहानी खत्म हो गई। अगर मेरे से कोई पूछेगा ओ आर का इफेक्ट कैसा है, तो मैं वापस बोल दूंगा माइनस आई है। मैं हिलूंगा ही नहीं अपनी बात से, क्योंकि कार्बन से ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका ईएनसी ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन पलट गया, वो बोलेगा प्लस एम किसका ज्यादा है, तो फिर मेरा क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, प्लस एम ओ एच का ज्यादा है। क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा है। बच्चे बताओ भी किसका माइनस आई ज्यादा है, जल्दी जल्दी क्यों ज्यादा है, माइनस आई पे बात कर रहे हैं। गोली मारो गोली मारो बस। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं तुम्हें सिखाता हूं, तुम ना तुरंत सीख जाओगे, बात सुनो। मैं तुम्हें एक रूल की तरफ लेके जा रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग के रूल की तरफ। आपको पता है यहां ऑक्सीजन की सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग हो गई हैं, ग्रुप अलग अलग जुड़ने से, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल यहां हो गया है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो ओ एच और ओ आर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कौन सा है, आयुष? जवाब आ गया, क्लियर। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा रूल ना, तीन रूल में ना, मेरा कभी मन है मैं तुम्हें तीन रूल के बारे में स्पेशल बात करूं। एक का नाम है ड्रैगो रूल, एक का नाम है बेंट रूल, और एक का नाम है BREDT रूल, ब्रेट रूल। ब्रेट रूल तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, कभी मौका लगा तो बेंट और ड्रैगो रूल भी बताऊंगा, तो तुम्हें और ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा सब्जेक्ट पे। ठीक है, बोलो जी बोलो, अभी हमारे पास फ्रीडम तो आई गई है जब। टाइम तो पूरा हो गया बच्चे, टॉक टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा टॉक टाइम पे उधार में काम कर रहे हैं। नहीं, पूछो पूछो, कल किस लिए, कल किसने देखा है? फोटो तुमने गुड मॉर्निंग की भेजी हुई है। कहती मैं तो भेजती नहीं गुड मॉर्निंग। हाँ, बात भी सही है। चलो, मैं लिख लेता हूँ बेटा। किसी को लीव करना करना हो तो कर सकता है बच्चे, क्लास ऑफिशियली हमने खत्म कर दी है। वो डिस्टेंस देख लिया करो बेटा। डिस्टेंस अगर एक छोड़ के आ गई है ना, तो बस उसका नेगेटिव आई के इफेक्ट से उसको एक्सप्लेन कर दो। अब मेरी बात सुनो, ये कार्बन है, ठीक है, और एनायन है, यहां पड़ा हुआ है, तो माइनस आई, कोई ऑर्थोमेटा पैरा थोड़ी होएगा। इसकी डबल डिस्टेंस पे फिर माइनस आई जबरदस्त वाला हो गया। यहां माइनस आई फिर हो गया, यहां आपके पास कार्बन एंड सिंगल डबल, ये रेजोनेंस कर गया। क्लियर। अब NH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ENC कम है उसे, तो जिसने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो की है, नेगेटिव शो किया, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब मेरे से ABCD में से कोई पूछेगा तो पक्का मैं C की स्टेबिलिटी B से ज्यादा ही दूंगा।
सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा ही दूंगा ना। मेरी गलती, बी की मेरी गलती, बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा ही दूंगा। और अगर मेरे से कोई ए और सी के बारे में पूछेगा तो भी मैं सी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा दूंगा। और यहां तो लग रहे थे इंडक्शन इंडक्शन, यहां तो रेजोनेंस लग रहा है बेटा। तो अब बात समझे कि नहीं समझे? कंफ्यूजन अब जल्दी से शेयर कर लो। हम्म। नहीं, क्यों मानना है? ओ ही है वो तो बेचारा, अकेला ओ है, क्यों मानना है उसको ओ एच हमने? तो ना लिखा रहने दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें तो हम ईएनसी से कंपेयर कर लेंगे ना दोनों के। जब आप ओ लिखोगी ना सेंटर में, तो कहीं पैरेलल में एन लिखोगी। वो तो कोई कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहानी है सामने। हाँ बिल्कुल है जी। अगर ये फ्री जुड़े हों, रिंग में जुड़े हों तो बातें। अब रिंग, मेरी बात सुनो, जब ये रिंग में होएगा तो वो पे नेगेटिव कभी आना ही नहीं बच्चे। रिंग के अंदर इंक्लूडेड होएगा तो ओ प्लस आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड जब इस पर, है ना? क्लियर होगी बात?